हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम लोग एनसीईआरटी रिवीजन सीरीज में इवोल्यूशन चैप्टर को रिवाइज कर रहे थे, जिसमें हमने दो लेक्चर छोटे छोटे डाल दिए हैं। उससे क्या होगा, मतलब उसमें क्या है, होमोलॉगस एनालॉगस ऑर्गन्स के बारे में बताया गया है सेकंड में। और फिर उसके पहले यूनिवर्स फॉर्मेशन और फिर इंट्रोडक्शन के साथ और जितने भी पैंसपर्मिया या वो सारी थ्योरीज थी उनके बारे में कवर किया है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में, और हमें अब कवर करना है एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में। तो चलिए आइए देखिए देखते हैं कि एडाप्टिव रेडिएशन क्या है। ड्यूरिंग हिज जर्नी डार्विन वेंट टू गैलापागोस आइलैंड। देयर ही ऑब्जर्व्ड एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ creatures of particular interest. Small black birds, later called Darwin finches, amazed him. अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग अपनी जर्नी के दौरान डार्विन गैलापागोस आइलैंड में गए, जहां पर उन्हें देख के काफी ज्यादा अचंभा हुआ कि मतलब एक ही स्पीसीज काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मतलब फॉर्म्स में अवेलेबल है। जैसे उन्हें एक स्मॉल छोटी सी एक काली चिड़िया नजर आई, जिसका नाम बाद में मतलब डार्विन फिंचेस के नाम से उसका नाम ही पड़ गया। तो वो उन्हें काफी ज्यादा मतलब अमेज किया। ही रियलाइज दैट there were many varieties of finches in the small island. All these varieties he conjectured evolved on the island itself. हुआ ये कि उन्होंने देखा कि एक फिंचेस की ही कई सारी वैरायटीज अवेलेबल है, और ये सारी वैरायटीज एक ही आइसलैंड पे अवेलेबल है। तो ये काफी ज्यादा उन्हें अचंभित किया, और ये बात कहीं ना कहीं एकदम श्योर थी कि एक ही जगह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मतलब वैरायटीज हुए हैं। तो इसमें एक चीज ये देखा गया, फ्रॉम ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर्स, यानी कि जो मेन वाली फिंच थी वो कौन सी थी, सीड ईटिंग थी। और उसी में से दूसरी वैरायटी निकली, जैसे इंसेक्ट को ईट करने वाली, या कोई ऐसा जिनका बीक देखो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, कुछ का बीक छोटा है, कुछ की नेक छोटी है। ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज में निकले हुए थे, या मतलब रेडिएटेड थे इधर उधर। From the original seed-eating features, many other forms with altered beaks arose, enabling them to become insectivorous and vegetarian. उसी में से देखो कुछ क्या हुए, कुछ वेजिटेरियन हुए, कुछ इंसेक्टिवोरस हुए, मतलब मेन जो था वो सीड ईटिंग वाला था। This process of evolution of differently species in a given geographical area, starting from a point at literally radiating to other areas of geography, is called adaptive radiation. तो यही बताया गया है कि किसी स्पीसीज का इवोल्यूशन के थ्रू एक पार्टिकुलर स्पीसीज के डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज रेडिएट होना क्या कहलाता है, एडेप्टिव रेडिएशन कहलाता है। डार्विन्स फिंचेस रिप्रेजेंट वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, और इसका सबसे बढ़िया एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल क्या है, डार्विन फिंचेस है। और एक और एग्जांपल है ऑस्ट्रेलियन मार्शुपियल्स का। तो ये हमें दो मिल गए ना एग्जांपल एडाप्टिव रेडिएशन के। एक एग्जांपल में आ गए डार्विन फिंचेस, और दूसरा आ गया ऑस्ट्रेलियन मार्शुपियल्स। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले ऐसे जिनके बाहर मतलब क्या थी, थैली थी, मतलब पेट में थैली हुई थी। तो इनका भी, और एक डार्विन फिंचेस, दो एग्जांपल हो गए एडाप्टिव रेडिएशन के। इन नंबर ऑफ marsupials, each different from the others, evolved from the ancestral stock, but all within the Australian island continent. ये भी बताया गया देखो कि कई तरह के मार्शुपियल्स का डेवलपमेंट हुआ, वो बने, वो पैदा, मतलब कई वैरायटीज में मार्शुपियल्स डेवलप हुए। लेकिन उनमें खास ये था कि वो सभी के सभी कहां से थे, ऑस्ट्रेलियन आइलैंड से ही थे। फिर आगे उसी में देखें एडेप्टिव रेडिएशन हो गया। और यहां पर देखो एक थोड़ी और बात अच्छी बताई गई है, ए नंबर ऑफ मार्शुपियल्स ईच डिफर फ्रॉम द अदर, इवॉल्व फ्रॉम द एंसेस्ट्रल स्टॉक, बट ऑल विद इन द ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कंटिनेंट। ये तो हमने क्लियर कर लिया। अब उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट नीचे, व्हेन मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन अपीयर्ड टू हैव अकर्ड इन एन आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया रिप्रेजेंटिंग, ये नहीं चल रहा है, चलो चलो, क्या हुआ, ढंग से कैच नहीं करा, हाँ आ गया। when more than one adaptive radiation appear to have occurred in an isolated geographical area representing
representing different habitats, one can call this convergent evolution. अब देखो, अगर एक या एक से अधिक अगर अडेप्टिव रेडिएशंस होते हैं तो उन्हें हम किस नाम में देते हैं, उनको क्या नाम देते हैं, उन्हें हम देते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। जैसे देखो प्लेसेंटल मैमल्स और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियस, इन दोनों के बीच में कैसा है, इन दोनों के बीच में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है। ठीक, Placental mammals in Australia also exhibit adaptive radiation in evolving into varieties of such placental mammals, each of which appears to be similar to the corresponding marsupials, जैसे प्लेसेंटल वॉल्व और टास्मेनियन वॉल्व, इन दोनों के बीच में वही चीज बताया गया ना कि इनमें भी काफी ज्यादा मतलब डिफरेंट वैरायटीज के ग्रो किए। अब ये जो चार्ट है, ये फिगर है, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि प्लेसेंटल मैमल्स कौन कौन से हैं, मोल्स हो गए, तो वहीं ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियस में उसी में डेवलपमेंट क्या हुआ है, मार्सुपियल मोल में हुआ है। एंटीएटर तो नंबेट एंटीएटर, माउस मार्सुपियल माउस, लेमर स्पॉटेड खरगोश, फ्लाइंग स्क्वायरल, फ्लाइंग फ्लेंजर, बॉब कैट, तस्मेनियन टाइगर कैट, वॉल्फ यानी कि तस्मेनियन वॉल्फ, ऐसे ऐसे इनमें क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। और ये क्या शो कर रहे हैं, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो कर रहे हैं, किसके किसके बीच में, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियस और प्लेसेंटल मैमल्स के बीच में। तो इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। और उसके बाद में एडेप्टिव रेडिएशन का, जैसे ये जो फिगर बना हुआ है, ये कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में जितने भी रेडिएशन मतलब डिफरेंट वैरायटीज आए हैं, इनमें टोटल एग्जांपल्स डन है, कोआला वगैरह सबके, तो इनको भी आप ध्यान में रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, इसी में आगे हम बात करेंगे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। अब बायोलॉजिकल इवोल्यूशन क्या कहता है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन किसके बारे में बात करता है या क्या कहना चाहता है, इसके बारे में चलिए देखेंगे। तो evolution by natural selection in a true sense would have started when cellular form of life with differences in metabolic capability originated on earth। सही मायने में नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू इवोल्यूशन कब से ओरिजिनेट हुआ, जब से सेल एक सिंगल सेल फॉर्मेशन हुआ था धरती पे, तभी से ही नेचुरल सिलेक्शन और साथ साथ नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू इवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका है और हो ही रहा है तब से, और अभी तक कंटिन्यू हो ही रहा है। The essence of Darwinian theory about evolution is natural selection. The rate of appearance of new forms is linked to the life cycle of the lifespan। बहुत ही ज्यादा जरूरी बात बताई गई है, और ये कि नई तरह के न्यू लाइफ फॉर्म्स का ओरिजिन ये किस पे डिपेंड करता है, वो उस ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल पे या लाइफ स्पैन पे डिपेंड करता है। कैसे, जैसे मान लीजिए एक बैक्टीरिया की कॉलोनी, या बैक्टीरिया की कॉलोनी को अगर हम देखेंगे तो बैक्टीरियल जो लाइफ स्पैन रहती है वो कुछ ही टाइम की रहती है। तो उसमें क्या होगा कि अगर हम 2-4 घंटे बाद देखते हैं तो उसमें डिफरेंट वैरायटीज या डिफरेंट एडेप्टेबिलिटी के साथ न्यू लाइफ फॉर्म्स ओरिजिन होने के चांसेस ज्यादा हैं। और वहीं अगर हम देखें किसी ह्यूमंस में, तो फिर उसके लिए डिफरेंट वैरायटीज या डिफरेंट मतलब कैपेबिलिटी को देखने के लिए हमें काफी ज्यादा समय इंतजार करना पड़ सकता है। क्यों, क्योंकि ह्यूमंस का जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू बैक्टीरिया। तो जिसका लाइफ स्पैन छोटा रहेगा उसमें न्यू फॉर्म्स अवेलेबल होने के, न्यू लाइफ फॉर्म्स अवेलेबल होने के, आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ये चीज यहाँ पे बताया गया। माइक्रोब्स दैट divide fast, having the ability to multiply millions of individuals within hours। वही बताया ना मैंने, एक कॉलोनी या बैक्टीरिया ग्रोइंग, मान लो ए कॉलोनी है, ग्रोइंग ऑन ए गिवन मीडियम हैज बिल्ट इन वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी टू यूटिलाइज एंड फीड कंपोनेंट्स। A change in the medium composition would bring out only that part of the population CB that can survive under the new condition। उसने ये बताया कि एक एग्जांपल लेते हुए बताया कि मान लीजिए कोई एक कॉलोनी है बैक्टीरिया की, और वो एक पार्टिकुलर टाइप के मतलब फूड को एग्जिबिट मतलब फीड कर रहे हैं, उनको उसको ले रहे हैं। अगर उसी मीडियम में हम चेंज कर देते हैं, उस मीडियम को बदल देते हैं या थोड़ा सा भी स्लाइड चेंज कर देते हैं, तो केवल वही जी पाएंगे जो उसके लिए बेटर एडेप्टिव रहेंगे या बहुत अच्छे से सर्वाइव करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। In due course of time, this variant population outgrows and the others and appears in new species। और धीरे धीरे फिर वो बी स्पीसीज यानी कि जो बेटर है ग्रो करने के कैपेबल होगा, वो अपनी स्पीसीज को बढ़ाता चला जाएगा। दिस वुड हैपन विद इन डेज, और ये कुछ ही दिनों में हो जाएगा। तो नई वैरायटी आ गई ना,
नई वैरायटी आ गई जो बी मतलब चेंज करने पे, मीडियम चेंज करने पे सरवाइव करने के कैपेबल है, और वहीं जो वैरायटी ए थी वो कैपेबल नहीं थी। तो बी वैरायटी में ए वैरायटी के कंपैरिजन में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आया होगा। तो ये देखो लाइफ फॉर्म में चेंजिंग आ गई, और कितना विद इन फ्यू डेज में आ गई। लेकिन यही ह्यूमंस के केस में अगर हम चेक करना चाहे तो क्या ऐसा होगा? पॉसिबल ही नहीं है भाई। पॉसिबल है क्यों नहीं? पॉसिबल तो है भाई। इतने सदियों से पहले हम लोग गोरिल्ला हुए करते थे मतलब ऐसे ही एंसेस्टर थे, फिर धीरे धीरे डेवलप होना, मतलब ड्रायपथिकस, रामापथिकस, ये सब डेवलप है। तो लेकिन कितना ज्यादा टाइम लग गया है। और वहीं देखो जिनका लाइफ स्पैन बहुत ही ज्यादा कम होगा, वो देखो कितने एक ही 2 दिन में मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के लाइफ फॉर्म्स के अवेलेबल हो जाते हैं। For the same thing to happen in a fish or fowl would take millions of years as lifespan of these animals are in year। और वही देखो अगर मान लो मछली या ह्यूमंस या रेप्टाइल्स वगैरह में देखा जाए यही चीज, मतलब चेक करना हो या देखा जाए, तो फिर उसमें क्या हो जाएगा? बहुत ही मिलियंस ऑफ ईयर्स का समय लग जाता है, तब हमें कहीं चेंज दिखता है लाइफ फॉर्म्स के वेरिएशंस में। आगे उसी में देखते हैं। Here we can say that fitness of B is better than A under new condition। वही बात ना, नए कंडीशन में B की फिटनेस ज्यादा है। नेचर सेलेक्ट फॉर फिटनेस, और नेचर उन्हीं को सिलेक्ट करता है। वन मस्ट रिमेंबर दैट द सो कॉल्ड फिटनेस इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर इनहेरिटेड। और जो नेचुरल सिलेक्शन जो ऑपरेट होता है, नेचुरल सिलेक्शन जिसकी हम बात करते हैं, वो किस पे ऑपरेट होता है? वो कैरेक्टर्स पे ऑपरेट होता है, मतलब कैरेक्टर बेस्ड रहता है। आगे बढ़े। Hence, there must be genetic basis for getting selected and to evolve। Another way of saying the same thing is that some organisms are better adapted to survive in otherwise hostile environment। Adaptive ability is inherited। in important light है लाइन है कि adaptive ability inherited होती है। It has a genetic basis। Fitness is the end result of the ability to adapt and get selected by the nature। वो फिटनेस ही होती है अल्टीमेट कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कितना ज्यादा नेचुरल सिलेक्शन प्रोसीड करेगा, मतलब नेचर्स के द्वारा वो सिलेक्ट होता जाएगा और अपने ढेर सारे प्रोजेनीज को डेवलप कर पाएगा, यानी कि अपने आप को वो डेवलप कर पाएगा। ये किस पे डिपेंड करती है? ओवरऑल उसके रिप्रोडक्टिव फिटनेस या फिटनेस पे डिपेंड करती है। फिर आगे इसी में हम बात करें, ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर टू की कॉन्सेप्ट्स ऑफ डार्विनियन थ्योरी। एक बहुत ही ज्यादा जरूरी बात भाई, अगर आप इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये मतलब ये जो है, ये इतना पूरा एग्जैक्ट ये स्टेटमेंट आपको इतनी बार टकराएगा, क्वेश्चंस में इतनी बार टकराएगा कि आपको मतलब याद ही हो जाना है। और ये अच्छा आपको याद भी होना चाहिए, इसीलिए मैंने इसको अच्छे से मार्क भी कर दिया है। ये काफी ज्यादा टकराते रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Even before Darwin, a French naturalist, Lamarck had said that evolution of life forms had occurred but driven by the use and disuse of organs। डार्विन के पहले एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट कैसे थे? ये बात ध्यान दीजिएगा कि ये नेचुरलिस्ट मतलब फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे। किसके बारे में बात हो रही? लैमार्क के बारे में। तो लैमार्क इज ए फ्रेंच नेचुरलिस्ट, और इन्होंने अपना इवोल्यूशन के बारे में मतलब नजरिया बताया था या बोला था कि लाइफ फॉर्म्स जो अवेलेबल होती हैं या धीरे धीरे डेवलप कर जाती हैं, वो किस पे डिपेंड करती हैं कि ऑर्गन्स किस हिसाब से यूज किए जा रहे हैं या नहीं यूज किए जा रहे हैं। इसका क्या हुआ, मतलब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे उन्होंने खुद ही एक एग्जाम्पल दिया, और एग्जाम्पल में उन्होंने क्या बताया? जिराफ का एग्जाम्पल दिया। जिराफ हु in an attempt to forage leaves on tall trees had to adapted to elongate their necks। उन्होंने एग्जाम्पल लिया जिराफ का, और फिर जिराफ के मतलब लंबी नेक का एक बढ़िया उदाहरण यही दिया कि धीरे धीरे जमीन की घासें खत्म हुई, तो इसलिए उन्होंने घास खाने के लिए या ग्रीनरी को खाने के लिए लीव्स वगैरह को उन्होंने धीरे धीरे ऊपर की ओर गर्दन करना शुरू किया, जिससे उनके गर्दन बढ़ते गए और ये एक नया लाइफ फॉर्म डेवलप हो गया जिराफ्स के केस में। As they passed on this acquired character of elongated neck to succeeding generations, giraffes slowly over the years come to acquire long necks। और वही धीरे धीरे ये लंबा नेक धीरे धीरे सभी में फैलता गया, और अल्टीमेट बाद में हमें जिराफ कैसे दिखने लगे? लंबे ही दिखने लगे। हालांकि इस थ्योरी को कोई भी बिलीव नहीं करता भाई। ये तो
कही कहा ही बातें हैं। अब वो जैसे आप देखो, अगर बत्तख लो, तो इन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया था, बत्तख का भी एग्जाम्पल दिया था, साथ साथ स्नेक्स का भी दिया था। स्नेक्स का क्या कहा कि भाई उनके पास पहले पैर हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने चलना फिरना यूज नहीं किया, चलने के बजाय वो रेंगना ज्यादा पसंद करते थे, और रेंगने के कारण ही क्या हुआ, उनके लिम्स जो थे वो धीरे धीरे गायब हो गए। एक ये एग्जाम्पल भी था। साथ साथ उन्होंने डक्स का भी एग्जाम्पल दिया था कि डक्स पहले क्या थे, पहले उनके पास फीट्स हुआ करते थे, मतलब पंजे हुए अच्छे से, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वो पानी में अपने आप को बार बार तैर, मतलब अपने आप को आगे स्विम कराने के लिए उनके पैरों के बीच में जो मतलब उनके लिम्स हुए, फोर लिम्स हुए, फोर लिम्स के एकदम फेलेंजेस वगैरह, उनके बीच में क्या आ गई, स्किन आ गई, ताकि अच्छे से वो चाबुक की तरह काम करें, ताकि अपने आप को बहा सके पानी में। तो इन सब का कोई मतलब नहीं था, और फिर ना ही कोई मतलब इस थ्योरी पे बिलीव करता है, लैमार्क की थ्योरी पे। लेकिन ये आप ध्यान रखिएगा कि ये नेचुरलिस्ट थे, फ्रेंच नेचुरलिस्ट लैमार्क थे। तो इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कि वो फ्रेंच थे या कहाँ के थे, और फिर नेचुरलिस्ट थे या बोटेनिस्ट थे या जूलॉजिस्ट थे। तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स ऐसे ही बनते हैं ना, तो ध्यान रखने वाली बातें हैं। आगे बढ़े इसी में। पूछा गया है, इज इवोल्यूशन ए प्रोसेस और रिजल्ट ऑफ प्रोसेस? क्या इवोल्यूशन एक प्रोसेस है या कोई इन रिजल्ट है? द वर्ल्ड वी सी इन एमिनेट एंड एनिमेट इज ओनली द सक्सेस स्टोरीज ऑफ इवोल्यूशन। हम जो भी आज देखते हैं, जितने भी एनिमल्स वगैरह, ये सारी क्या है, एक प्रकार से स्टोरी है इवोल्यूशन की। When we describe the story of this world, we describe evolution as a process। जब हम इस धरती या संसार की जब हम स्टोरी को डिस्क्राइब करते हैं, तो इवोल्यूशन को एक प्रोसेस की तरह लेके चलते हैं। ऑन द अदर हैंड, व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जब हम जीवन की स्टोरी को अगर मतलब अर्थ पे डिस्क्राइब करते हैं, तो इवोल्यूशन को कैसे ट्रीट करते हैं? एज ए कॉन्सेंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। एक नेचुरल सिलेक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस के फॉर्म में हम इवोल्यूशन को ट्रीट करते हैं। हालांकि we are still not very clear whether to regard evolution and natural selection as a process or end result of unknown process। हालांकि अब भी हम इसमें बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है कि इवोल्यूशन एक नेचुरल प्रोसेस का मतलब एक प्रोसेस है या इंड रिजल्ट है। इट इज पॉसिबल दैट द वर्क ऑफ थॉमस माल्थस ऑन पॉपुलेशन। अब देखो बहुत ज्यादा एक और साइंटिस्ट आ गए हैं, और फिर वो कौन से, थॉमस माल्थस, जिनका काम किस पे चल रहा था, पॉपुलेशन पे, इन्फ्लुएंस डार्विन। अब ये किस पे काम कर रहे थे, पॉपुलेशन पे, और इनके काम पर भी डार्विन इन्फ्लुएंस्ड हुए। नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशंस व्हिच आर फैक्चुअल। For example, natural selection are limited. Populations are stable in size except for seasonal fluctuations. Members of population vary in characteristics. In fact, no two individuals are alike, even though they look superficially similar. Most of the variations are inherited, etc. कहना क्या था कि थॉमस माल्थस पॉपुलेशंस पे वर्क कर रहे थे, और उनके वर्क पे डार्विन इन्फ्लुएंस हुए, और उन्होंने पाया क्या कि माल्थस का ये कहना था कि नेचुरल सिलेक्शन जो अकर होता है वो फैक्चुअल होता है, और साथ साथ कुछ चीजें अगर हम देखें तो जैसे किसी पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन जो किसी भी मतलब मान लो किसी ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन रहेगा, तो वो स्टेबल ही रहता है कहीं ना कहीं, एक्सेप्ट फॉर सीजनल फ्लक्चुएशन। कुछ सीजन्स में वो फ्लक्चुएट हो सकता है, थोड़ा ज्यादा कम हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम वो क्या रहता है, एक स्टेबल रहता है। जैसे मान लो एग्जांपल में मैं तुम्हें बता देता हूं कि मान लो एक गांव को देखा गया, और उस गांव में देखा गया कि टोटल 100 से 150 क्या है, डॉग्स अवेलेबल है। अब होगा क्या कि जैसे जैसे उनका ब्रीडिंग सीजन आएगा, तो उस टाइम क्या होगी, ब्रीडिंग होगी, और ब्रीडिंग होने से ढेर सारे मतलब बेबीज आएंगे, हर मतलब का नियर अबाउट वही उनकी संख्या जो 100 थी वो बढ़कर 200 होने की या 250 300 होने की संभावना है, केवल
जब ब्रीडिंग सीजन आते हैं तब, तो फिर उस टाइम क्या हो गया, बेबीज के फॉर्म होने से या प्रोजेनिस से होने से। लेकिन होगा क्या, समय के साथ वो जो बेबीज हुए हैं वो धीरे धीरे किसी प्रे का मतलब शिकार हो जाएंगे, या तो उसी में से कुछ बीमारी से मर जाएंगे, और ऐसे ऐसे करते करते क्या होता है ये, और जो साथ साथ कुछ ऐसे भी डॉग्स रहेंगे जो बूढ़े हो चुके होंगे या कहीं उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये नॉर्मल अगर इंडिविजुअली फिर देखा जाए तो अगले ब्रीडिंग सीजन आने आने तक क्या होगा, उनका जो मतलब नंबर होगा वो 100 से थोड़ा सा बढ़ के 120 या 110 के अप्रॉक्स ही जाएगा। तो वही उन्होंने बताया है कि जो पॉपुलेशन होता है, थॉमस माल्थन का यही चीज कहना था कि जो पॉपुलेशन होते हैं किसी भी मतलब अगर हम ऑर्गेनिज्म को देखें या जानवर को देखें, तो असल में उनके पॉपुलेशन कहीं ना कहीं स्टेबल ही होते हैं, थोड़ा बहुत सीजनल फ्लक्चुएशन को छोड़ के। ठीक, द fact that theoretically population size will grow exponentially if everybody reproduce maximally। इन्होंने यही कहा कि अगर हम वास्तविकता में देखें कि सारे जितने भी मतलब एक पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स हैं, अगर वो परफेक्टली रिप्रोड्यूस करें और फिर मैक्सिमली रिप्रोड्यूस करें तो पॉपुलेशन का ग्रोथ कैसा होगा, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होगा। दिस फैक्ट कैन बी सीन इन ग्रोइंग बैक्टीरियल पॉपुलेशन। और इसको मतलब कहाँ देखा जा सकता है, जैसे देखो बैक्टीरिया कॉलोनी कितनी रैपिडली ग्रो करती है, क्योंकि उसमें जितने मेंबर्स होते हैं सभी के सभी अपना पूरा का पूरा मतलब योगदान देते हैं रिप्रोडक्शन में, और फिर ढेर सारे प्रोजेनिस को फॉर्म करते हैं। तो एक ही घंटे में 1.5 घंटे में काफी ज्यादा मतलब पॉपुलेशन बढ़ जाती है। एंड द फैक्ट दैट पॉपुलेशन साइज इन रियलिटी आर लिमिटेड मीन्स दैट देयर हैज बीन कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज। और वही बताया ना कि अल्टीमेट जो पॉपुलेशन की साइज रहती है वो कहीं ना कहीं स्टेबल ही रहती है, क्योंकि कंपटीशन भी तो रहता है। ओनली सम सर्वाइव्ड एंड ग्रीव एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स दैट कुड नॉट फ्लोरिश। उनमें से कुछ कंपीट करके एक दूसरे के ऊपर ग्रो कर जाते हैं और कुछ उसी में से ग्रो नहीं कर जाते। द नॉवेलिटी एंड ब्रिलियंस इनसाइट ऑफ डार्विन वाज दिस, ही asserted that variations which are heritable and which make resources utilization better for few adaptations to habitat better will enable only those to reproduce and leave more progeny। अब इसके पीछे जो डार्विन का देखो सिद्धांत क्या था, डार्विन ने मतलब थॉमस माल्थस की इस कॉन्सेप्ट को देखा और उसमें क्या एडिट किया, और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा होने के पीछे क्या जिम्मेदार है, वेरिएशंस रिस्पॉन्सिबल है। जितने ज्यादा वेरिएशंस उतनी ज्यादा एडेप्टेबिलिटी, रिसोर्सेज की एडेप्टेबिलिटी या रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने की एडेप्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा उस इंडिविजुअल में आती जाएगी, और इसीलिए वो रिप्रोड्यूस करेगा खूब ज्यादा, और फिर वही क्या करेगा, ग्रो करता जाएगा, वही मतलब लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी को रिलीव करेगा। तो असल दोनों में हुआ क्या, ये चीज कहना जो था वो तो असल में थॉमस माल्थस का था, लेकिन थॉमस माल्थस के आइडिया को ही इन्होंने कॉपी करते हुए उसमें एक टर्म को ऐड कर दिया, बस कौन से, वेरिएशंस को। और उन्होंने ये बताया कि नेचुरल सिलेक्शन, ये सारी चीजें उन्होंने इसी में से कॉपी कर ली, बस थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर लिया। Hence, for a period of time over many generations, survivors will leave more progeny and there will be a change in population characteristic and hence new forms appears। तो ये हो गया, धीरे धीरे फिर उसमें नए नए फॉर्म्स अपीयर होते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन चलिए देखते हैं, मैकेनिज्म इवोल्यूशन की मैकेनिज्म क्या है। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस वेरिएशन एंड हाउ डज स्पेशिएशन अकुर। आखिर ये कैसे मतलब वेरिएशन कैसे आते हैं या कहां से आते हैं, और नए नए स्पेशीज मतलब न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन। स्पेशिएशन का मतलब क्या हुआ, नए नए स्पीसीज का फॉर्म होना। तो स्पेशिएशन कैसे होता है। इवन तो मेंडल हैड टॉक्ड ऑफ इनहेरिटेंस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फेनोटाइप, डार्विन आइदर इग्नोर्ड दीज ऑब्जर्वेशंस और केप्ट साइलेंस। हालांकि ये चीज देखा गया था कि मेंडल ने फैक्टर्स के बारे में बात की थी, भाई उन्होंने बताया था ना कि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वेरिएशंस जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं। असल में मेंडल ये बात पहले ही बता चुके थे कि ये फैक्टर्स होते हैं जो क्या कहते हैं, वेरिएशंस लाते हैं। लेकिन अब भाई वही बात हो गई कि डार्विन ने इसके बारे में जिक्र क्यों नहीं किया, या तो उन्होंने इग्नोर कर दिया या तो चुप रहे। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th century, Hugo de Vries, based on his work on evening primrose, brought forth the idea of mutation। अब देखो
20th सेंचुरी, ध्यान देना, ह्यूगो डिवरीज कब थे 20th सेंचुरी में, 19th नहीं, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव में बड़े कायदे से। तो ह्यूगो डिवरीज जो काम कर रहे थे इवनिंग प्रिमरोज पे, वो एक मतलब कंक्लूजन पे निकले म्यूटेशंस के कि लार्ज डिफरेंसेस अराइजिंग सडनली इन ए पॉपुलेशन, उसी को क्या किया कहा गया, म्यूटेशन। म्यूटेशन उन्होंने क्या बताया, लार्ज डिफरेंसेस अराइजिंग सडनली इन पॉपुलेशन। ही बिलीव दैट इट मस्ट विच इट इज ए म्यूटेशन विच काजेस इवोल्यूशन एंड नॉट द माइनर वेरिएशंस। इनका बिलीव ये था कि ये म्यूटेशंस होते हैं, जीन्स में म्यूटेशंस होते हैं जिससे क्या होता है, इवोल्यूशन होता है, ना कि वो छोटे छोटे वेरिएशंस जो हर ब्रीडिंग से धीरे धीरे आते हैं, जिनके बारे में डार्विन भी बात कर रहे थे। तो इनका यही मानना था कि असल में इवोल्यूशन के पीछे म्यूटेशन है, ना कि वेरिएशंस हैं। म्यूटेशंस आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस व्हाइल डार्विन्स वेरिएशंस आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल। इंपॉर्टेंट लाइन है, बार बार आती है। म्यूटेशन इनके अकॉर्डिंग क्या था, रैंडम था, कि भाई कहीं भी म्यूटेशन किसी भी पॉइंट पे हो सकता है और इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। वो मतलब पॉजिटिव म्यूटेशन भी हो सकता है, नेगेटिव म्यूटेशन होता है। लेकिन डार्विन का कहना था कि जो वेरिएशंस होते हैं, वेरिएशंस स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे वेरिएशंस, और फिर एक डायरेक्शन में होते हैं। Evolution for Darwin was gradual, while De Vries developed mutation causes speciation and hence called saltation. डार्विन के अकॉर्डिंग म्यूटेशन जो था, मतलब वो सॉरी इवोल्यूशन जो था वो धीरे धीरे ग्रेजुअल था। वहीं अगर उनका बात करें ह्यूगो डे व्रीज का, तो उनका कहना था कि ये इंटीमेट था, मतलब अचानक से इवोल्यूशन म्यूटेशन होता है और जिससे क्या होता है, साल्टेशन या स्पेशिएशन अकर होता है, जिससे क्या होता है, न्यू न्यू वेराइटीज फॉर्म हो जाती हैं। तो इसको भी मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। जैसे साल्टेशन मतलब सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन बताया गया ना, छोटा सा। तो आगे बढ़े, स्टडीज इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स लेटर ब्राउट आउट सम क्लियरिटी। फिर उसके बाद में जेनेटिक्स में बातें हुई और फिर उस पर चर्चाएं हुई, तो फिर और ज्यादा क्लियरिटी आई। फिर आगे बात करेंगे हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल की। इसको खत्म कर लेंगे, फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर आउट कर लेंगे। तो चलिए देखिए, इन द हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल क्या है। In a given population, one can find out the frequency of occurrence of alleles or a gene or a locus. This frequency is supposed to remain fixed and even remains same throughout the generation. Hardy-Weinberg principle states its using algebraic equation. मतलब कहना ये है कि अगर हम किसी पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी, मतलब जीन्स क्या या एलीज की फ्रीक्वेंसी को चेक करें, तो वो कहीं ना कहीं स्टेबल ही रहती है और हमेशा फिक्स ही रहती है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो फिक्स रहती है। दिस प्रिंसिपल सेज दैट एलील फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। वही बात ना, द जीन पूल मतलब टोटल जीन्स और उनके एलील्स किसी पॉपुलेशन में हमेशा क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम, और इसे क्या कहते हैं, जेनेटिक इक्विलिब्रियम नाम दिया गया है, बताया गया है। जैसे जिसका मतलब ये हुआ कि सम टोटल ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी एलील इज 1। जितने भी अलील्स हैं या जितनी भी एलीलिक फ्रीक्वेंसी हैं, उनका अगर सम देखा जाए तो 1 होगा। ये हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल चल रहा है। उनका ये मानना था कि जितने भी मतलब जीन्स होते हैं या टोटल जीन पूल कांस्टेंट रहता है जनरेशन टू जनरेशन इन ए गिवन पॉपुलेशन। बट रियलिटी क्या है वो देखते हैं। इंडिविजुअल, ये ग्राफ्स हैं, रुक जाओ एक मिनट, उसको मैं बताऊंगा, लेकिन ग्राफ अभी आ गया तो ग्राफ के बारे में बता दूं। ये देखो डायरेक्शनल शो कर रहा है, ये बीच में ग्राफ काफी हुआ है ना, देखो मीडियम साइज इंडिविजुअल्स आर फेवर्ड यहाँ पर। वहीं एक इस पॉइंट पे पीक, यानी कि किसी एक वेरिएंट को सेलेक्ट करके उसकी ओर ज्यादा पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस होता जा रहा है। वहीं इसमें देखें तो पीक, ये सॉरी, ये वाला एक डायरेक्शन में इन्फ्लुएंस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर पीक गेट्स हायर एंड नैरोवर, मींस पीक बढ़ता जा रहा है। किसका, किसी भी फेनोटाइप के बारे में यहाँ पर चर्चाएं हो रही है, बात हो रही है। आगे सॉरी नीचे आते हैं, नीचे एक और है, तीनों का यही है, डायरेक्शनल, डिसरप्टिव और फिर उसके बाद में स्टेबलाइजिंग। ये तीनों ग्राफ है, नॉर्मल सभी बच्चे जान जाते हैं, नॉर्मल ही चीजें, उस पर मैं ज्यादा नहीं फंसूंगा। आगे बात करते हैं फ्रीक्वेंसीज। फॉर एग्जांपल कैन बी नेम्ड पी एंड क्यू इन ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। P and Q, in a diploid, P and Q represent the frequency of allele A and A. The frequency of a individual in a population is of similar P square.
दिस इज सिंपली स्टेटेड। इसको मैं असल में काम करता हूँ अगले वाले में इसको लेके, और फिर उसके बाद में इवोल्यूशन का जो मतलब बचा है थोड़ा सा और टॉपिक, उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मतलब जो भी नेक्स्ट लेक्चर जैसे ही अपलोड हो वो आपको तुरंत मिल जाए। और आपको करना क्या है, थोड़ा सा टाइम निकालना है, हाफ एन आवर। आप स्क्रॉल डाउन करते करते वैसे ही टाइम बिता देते हो, तो उसमें क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करते हुए चेक कर लीजिए, हाफ आवर में एक एनसीईआरटी के रिवीजन कर लीजिए, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।